तो देखो, संविधान में क्या दे रखा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होगा ना, वो या तो 6 वर्षों के लिए होगा या फिर उनकी आयु जब तक 65 वर्ष की हो। ठीक है, तो इन दोनों में से जो पहले आएगा उतना उनका कार्यकाल होगा। अगर इनके कार्यकाल से पूर्व हमें इन्हें हटाना है तो इन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन कैसे हटा सकते हैं, तो उसके लिए संसद में ना उन्हें प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, और वो संसद में जैसे पहले प्रस्ताव रखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे, तो हमें इन्हें हटाना है। तो ये लोग क्या करेंगे, फिर वो प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव पारित होगा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि एक तो आपकी साधारण बहुमत जो होती है, और एक साथ में जितने लोग प्रेजेंट है ना उसके 2/3 लोग मतलब उसके फेवर में वोट करेंगे, तो वो होगा विशेष बहुमत। ठीक है, जब ये दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं कि अब इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, निर्वाचन आयोग के कई सारे कार्य होते हैं। तो किस तरीके से इनके कार्य क्या क्या होते हैं, सबसे पहला तो इनका काम होता है कि मतदाता सूची यानी जो आपकी वोटर लिस्ट होती है उसे अपडेट करने का। ठीक है, ये जो हाईलाइट पोर्शन है पूरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसे आपको करना है। ठीक है, वैसे तो आपको पूरा चैप्टर ही रीड करना है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मतदाता सूची को अपडेट करने का, कोई नए मेंबर जुड़ते हैं, 18 साल से ऊपर हो गए, या फिर किसी फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो गई तो उसे रिमूव करना। तो ये सारा काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। साथ में चुनाव का जो समय होगा, कब से चुनाव शुरू होंगे, नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख क्या होगी, इस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम पूरा शेड्यूल है वो भी इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद देखो, कहीं पे मान लो चुनाव हो गए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं या गलत तरीके से हुए हैं, या किसी भी तरीके का वहाँ पर मतलब हिंसा वगैरह हो जाती है, तो इन्हें पूरा पूरा अधिकार है कि या तो पोस्टपोन करवा सकते हैं चुनाव को, या स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, और एक आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता क्या बताती है कि अब जैसे 48 घंटे बाद चुनाव होने वाले हैं, तो इन 48 घंटों में किन चीज़ों पर मनाही रहेगी, जैसे प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, इस तरीके की चीज़ें इसमें होती हैं। साथ ही साथ राजनीतिक दलों का नामांकन करता है, उन्हें मान्यता देता है और उन्हें चिन्ह देता है। ठीक है, अब चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, इनके पास थोड़ा इनका जो स्टाफ होता है, जो इनका प्रशासनिक मशीनरी होती है, वो थोड़ी इनकी कम होती है इनकी खुद की। इसलिए जो राज्य का स्टाफ होता है ना, राज्य और केंद्र सरकार के मिलकर के जो ऑफिसर्स हैं वो इनके अंडर काम करते हैं, तो उन्हें चुनाव संबंधी काम करते हैं। और जब ये पूरी चुनाव प्रक्रिया चल रही होती है ना, तब वो पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के अंडर ही काम करते हैं। मतलब इन निर्वाचन आयोग उस टाइम पे इन अधिकारियों का तबादला भी कर सकता है। अगर ये ढंग से काम ना करें तो इनके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकता है। इतने सालों में जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में। ठीक है, और चुनाव प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखते हुए उन्होंने अपना कार्य किया है। बहुत सारे उन्हें मुश्किल समय का भी मतलब सामना करना पड़ा, मुश्किल स्थितियों का, जैसे असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे नक्सलवादी जो हमले हैं, वो हिंसा है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पे हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, और 1991 में उन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकना पड़ा था। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग को एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और अचानक से चुनाव कराना पड़ा। लेकिन बाद में वहाँ पे इतनी ज़्यादा हिंसा, इतने दंगे फसाद हो गए थे कि उन्होंने कहा कि चुनाव करवाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, फिर उसे पोस्टपोन किया गया। ठीक है, अब देखो, चुनाव सुधार, कोई भी चुनाव प्रणाली होती है ना, वो आदर्श नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गलतियां ना हो, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और उन कमियों को सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हमारी भारतीय चुनाव प्रणाली में सबसे पहले कहा जाता है कि सर्वाधिक वोट प्रणाली, इसके बजाय कौन सी प्रणाली लागू करनी चाहिए, समानुपातिक प्रतिनिधि। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा जैसे अभी जो छोटी पार्टियां होती हैं ना, वो बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन की राजनीति बना लेती हैं, तो उनकी जो अपनी आवाज़ है, वो मतलब जिन लोगों की आवाज़ बनना चाहती थी, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो फिर बड़ी पार्टी में ही मिक्स हो जाती है, उनकी अपनी विचारधारा नहीं रह जाती। लेकिन अगर ऐसा होगा, समानुपातिक प्रतिनिधि है, तो जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे उसी अनुपात में उन्हें सीटें मिलेंगी, तो उनका अपना अस्तित्व भी रह जाएगा। जैसे लोकल इलेक्शन में होता है, स्थानीय शासन में होता है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, वैसा ही जो है संसद और विधानसभा में भी होना चाहिए। साथ में इसमें पैसे की कोई पावर ना दिखाए, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, ऐसे लोग इलेक्शन ना लड़ें, इस चीज़ के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। जाति और धर्म के नाम पे वोट ना मांगे जाएं, इस मामले में भी मतलब कड़े कानून बनाने चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप अपने चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से चैप्टर पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।